So a very pleasure welcome to you all on my channel. I'm myself to the शिव कुमार यादव एंड जैसा कि हमने बात किया था कि हम लक्ष्मीकांत के बुक को कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके, मैं लाइन बाय लाइन आपको हाईलाइट करके पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बिफोर दैट, इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, and if you really love my content so please go and hit the like button also and share. So start करते हैं। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके क्या क्या फीचर है। मैं आपसे पूछूं कि आपके क्या क्या फीचर है। सो बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। वैसे ही बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहली बात, यूनिक है, बहुत ही अच्छी बात है। इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। ओके, दाउ बोरोड अमंगस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द फीचर। यूनिक है अपने कंटेंट में, स्पिरिट में, और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन में, इस दुनिया में हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ एडॉप्ट किया हुआ है। Constitution of India is several silent feature distinguish it from the constitution of other country. Okay, number of original feature adopted in 1947, अच्छा, undergoes subsequent change amount of the several amendment, अच्छा, कुछ amendment हुए हैं which is very very much important. 7th amendment, 42 amendment, हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। 44, 73, 74, 97, 101 amendment, अच्छा, 42 मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब, 42वें संशोधन में इतनी चीज़ें अमेंड की गई कि इसको खुद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इतने चीज़ एडॉप्ट किए गए, चेंज किए गए, नए बनाए गए 42वें अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। इसको लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। और ये कब हुआ था? 1976 में। ओके, अच्छा, एक केशवानंद भारती केस करके एक केस है विच इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया। अमेंडमेंट जो भी बोल दीजिए, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल दीजिए, खत्ता बात थी ख़त्म। भाई साहब, इस बंदे के केस ने जो आउटकम दिए हैं भाई, वो और कहीं मिला ही नहीं। इसने दिया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप बस इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये पार्लियामेंट का कोई एक्ट है जो इंडिया कंट्री के कुछ भी ऐसी बेसिक फीचर है, मतलब मान लीजिए राइट टू वोट है या फिर कुछ भी है, उसको वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा और कहेगा कि भाई साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को वायलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ को, मतलब आप समझिए, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोटेक्टिव डॉक्ट्रिन विच इज़ रियली मेड और डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो तब निकला था जब केशवानंद भारती केस चल रहा था और उसकी जजमेंट आई 1973 में। ओके, आप समझ गए? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या भाई साहब? आ जाइए। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पहला, बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है भाई साहब, मतलब बहुत ही लेंदी है, आप सोच भी नहीं सकते इतना लेंदी है। इनिशियली इसमें क्या था? 1947 ओरिजिनली 1949 की मैं बात करें तो प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल थे जो 22 पार्ट में डिवाइड थे और 8 शेड्यूल था। इतना याद रखिए, बहुत है। अभी की बात कर लीजिए, प्रेजेंटली
2019 कह रहा है, लेकिन मैं अभी की बात करूँ करेंटली इन 2024 कितने हैं? 470 आर्टिकल डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, खत्म। 470 आर्टिकल डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल, इतना याद रखिए, बहुत है। ओके, अब देखिए 4 फैक्टर टू कंट्रीब्यूट द एलिफेंटिक साइज। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है? दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मेंस। Why the Indian constitution is the lengthiest constitution? What are the requirement? Why we should have to made such a constitution? ये क्वेश्चन पूछेगा कि एलिफेंट जैसे साइज का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो या तो पहला जियोग्राफिकल फैक्टर। भाई साहब अपने अंदर ना कंट्री में इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी डाइवर्स कंट्री है अपनी, और विच इज़ रियली अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडिया। आप देखोगे तो इंडिया में नीचे पानी है, ऊपर पहाड़ है, लेफ़्ट साइड में देखिए नीचे पानी है, ऊपर पहाड़ है, लेफ़्ट साइड में रेगिस्तान है, राइट साइड में ऐसे ऐसे देश हैं कि मतलब क्या ही पूछे। तो आप समझ रहे हैं इतनी डाइवर्सिटी है, यूनिटी है। सो आई रियली लव माई कंट्री वेरी मच, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। उसीलिए तो ब्रिटिशर्स की इतनी लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल फैक्टर, मतलब कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, डाइवर्स है, दैट इज आल्सो बिकम ए रीजन। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल फीचर, इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज़ कम्प्लीटली बल्कि, जो पहले से ही बल्कि था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ एंड सेंटर स्टेट, ठीक है, दिस इज आल्सो बिकम ए रीजन। डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनीज in the constitutional assembly, okay, so this is going to be the reason drawn from the various sources. This is also become a feature of our Indian constitution कि भाई साहब हमारा constitution बहुत जगहों से लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं, बहुत दूसरे दूसरे देश से, इरीज से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, मतलब किस देश को हमने छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा है, ऑलमोस्ट हर जगह से हमने लिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया। Constitution of India borrowed most of its provision from the constitution of the various other country as well as from the government of Act of 1935. Dr. Bhimrao Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has framed after the ransacking of all constitution of the world. मतलब उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने हर दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो अच्छाई चीज़ें थी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख ली। सो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू लार्ज, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने इतना समझ लिया ना, इतना बहुत है, अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू बी और टू बियर अ क्लोज रिसेंबल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 था उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, बहुत ज़्यादा हमने प्रोविज़न डायरेक्ट वहाँ से उठाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, तीसरा फीचर ये है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिडिटी। भाई साहब इतना रिजिड है और थोड़ा बहुत फ्लैक्सिबल भी है, ये दोनों क्वालिटी है उसमें कि ना कोई इजीली इसको अमेंड कर सकता है, ना कोई इजीली इसको चेंज कर सकता है, और चेंज भी हो सकता है, चेंज करने का भी प्रोविजन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू द रिजिड एंड फ्लैक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ दैट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोसीड्यूर। रिजिड इसलिए है कि भाई साहब स्पेशल प्रोसीड्यूर चाहिए फॉर इट्स अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, okay, a flexible constitution on the other hand become one that can be amended in same manner as ordinary law। बहुत ऐसे प्रोविजन है जो जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए, वहाँ पर रिजिडिटी आ गया। बहुत ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे नॉर्मल ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी चेंज हो सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, समझ गया? ओके, नेक्स्ट फेडरल सिस्टम विथ यूनिटी। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, अंदर जाएंगे वो जो अंदर लिखा हुआ है ना वो आगे सब आएगा, तो आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। सो जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टेबलाइज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम इन द सेंस कि जहाँ पे पावर डिवाइड होगी, सेंटर में, सेंटर के बाद स्टेट में, स्टेट के बाद ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल इन द सेंस कि विलेज में, ओके, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ द फेडरल, मतलब सारे फीचर है फेडरेशन के, सारे फीचर है। टू गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट पे,
सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे। डिवीजन ऑफ द पावर एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाकी सारे फीचर है भाई साहब। डिवीजन ऑफ पावर भी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो दैट सुप्रीम थिंग इन आवर कंट्री विच इज एग्जिस्ट आफ्टर लॉर्ड श्री कृष्ण, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म भी है। However, the Indian Constitution are also contain a large number of the unitary and non-federal feature, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, अगर मैं बात करूँ कि नॉन यूनिटरी फीचर भी है, क्या नॉन यूनिटरी फीचर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नॉन यूनिटरी फीचर है, ठीक है। सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लैक्सिबिलिटी है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल ऑल इंडियन सर्विस एंड इमरजेंसी प्रोविजन। ये सारी चीज़ ये बताते हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो यूनिटरी है, नॉन फेडरल भी है। ओके, मतलब हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक समय पे यूनिटरी भी शो करता है, एक समय फेडरल भी शो करता है। एक समय दिखाता है कि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग भी है, एक समय दिखाता है कि हमने पावर डिवीजन किया भी है। समझ गए? ओके। आर्टिकल 1 ऑन अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इस लाइन को एज इट इज कंज्यूम कर लीजिए। आर्टिकल 1 on other hand describe India as a union of state which implies two thing। दो चीज़ें बताता है। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसका दो मतलब है। पहला, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट। भाई साहब, जो इंडिया फेडरेशन है ना, जो सारे स्टेट मिलके इंडिया बनाते हैं, वो कोई एग्रीमेंट के सिग्नेचर के थ्रू नहीं ज्वाइन हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कल वो एग्रीमेंट टूट गया तो वो सब छोड़ के चले जाएंगे, ना ना ना। दे डोंट हैव द पावर टू कीप देमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द इंडिया। है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं बना। हमने कोई एग्रीमेंट के थ्रू उनको ज्वाइन ही नहीं करवाया। आपको पता ही होगा कैसे ज्वाइन करवाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पटेल सर को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, सो फर्स्ट, इंडियन फेडरलिज्म इज द नॉट रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बाय द स्टेट। नेक्स्ट, नो स्टेट हैव राइट टू सस, मतलब किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएं, जैसा कि अमेरिका में है। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए वेरी डिस्क्राइब द फेडरल। अच्छा ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म, कहीं कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, तो भाई हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी आवर फीचर। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, जिसके कारण ब्रिटिश के पास क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो हमने भी एज इट इज एडॉप्ट कर लिया। ओके, जिसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ये पता चल जाएगा, आप आगे पढ़ोगे पता चल जाएगा कि उसमें कैसे प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉलो होता है इन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि इनको क्लियर कट सेपरेशन भी नहीं देते हैं, क्लियर कट डिपेंडेंस भी नहीं देते। हम एक मिक्स सिस्टम लेके चलते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे आर लिटिल बाइट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मे हैव द पावर टू वर्क सेपरेटली इन देयर स्पेयर। कहीं कहीं ये एक साथ आके काम करते हैं, कहीं कहीं सेपरेटली वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट, फीचर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ने की। अच्छा ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये भी है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर, ये आगे हम सब पढ़ेंगे। पहला, नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जानते ही हैं। रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट है। वैसे ही मेजोरिटी पार्टी सिस्टम आप जानते ही हैं कि जो मेजोरिटी में होगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं दे आर कलेक्टिवली गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। रियल लीडरशिप कौन शो करता है, रियल लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। सेंटर में, स्टेट में कौन है, चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर किसी का मेजोरिटी नहीं होता है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है बेसिकली। ओके, ये तो बताइए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुपरमेसी। भाई साहब, पार्लियामेंट हैज द सोवरेनिटी पावर एंड जुडिशियल सोवरेनिटी, दिस इज समथिंग which is really provided by our constitution. Okay, doctrine of sovereignty of the parliament is associated with the British parliament where the principle of judiciary supremacy, अच्छा,
पार्लियामेंट का सोवरेनिटी जो हमने लिया है वो ब्रिटिश से लिया है, और जो जुडिशरी सुपरमेसी लिया है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है अभी पढ़ेंगे भाई साहब, अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा सुनिए। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। कैसे? स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरो देन दैट ऑफ द यूएस। यूएस में जुडिशियल रिव्यू का पावर बहुत है, ब्रॉड है, लेकिन इंडिया में थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द अमेरिका। इन अमेरिका बिकॉज American Constitution provide due process of law against the procedure established by the law contained in the Indian Constitution Article 21। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ओके। Therefore the frame, बस आपको लाइन याद होना चाहिए कि बिकॉज ऐसा क्यों है कि इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हो वो नैरो है, बिकॉज ऑफ the provision which is provided in the American Constitution, which is the due process of law against the procedure established by the law, okay। The framer of the Indian Constitution has preferred the proper synthesis between the British principle of the parliamentary sovereignty, American principle of judiciary, the Supreme Court has under कुछ नहीं, खास नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना कि इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से अलग भी रखा है और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब सबऑर्डिनेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट किसी को रिपोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को करेगा, मतलब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, ओके। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज ए जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज स्टैंड एट द टॉप पोजिशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। बिलो इट, उसके बिलो कौन है? हाई कोर्ट है, उसके नीचे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ओके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं। दैट इज नोन एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब आपको अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं इंसाफ मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट में नहीं मिल रहा, तो यू हैव द पावर टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट, हम ये सब आगे पढ़ेंगे। गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि भाई साहब he have the power to protect the fundamental right of the citizen, so that's why they are known as the guarantor of the fundamental right of the citizen and also guardian of the citizen। जब भी fundamental right violate होता है, at that time there is only supreme court which have the capability to enforce all the laws, okay। next fundamental right, fundamental right की बात करें पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारा फीचर है, ओके। तो हम इसको पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में। राइट टू फ्रीडम है 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से लेकर 24 तक। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 से लेकर 30 तक। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में, ओके। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट। दिस इज आल्सो प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, दिस इज आल्सो अ बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें हम क्या बात करते हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट के बारे में आप 1 मिनट के लिए समझिए कि फंडामेंटल राइट मीन्स फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जस्ट फोकस, दिस लाइन हैज बीन आस्क्ड several time in the prelims। fundamental right means for promoting the idea of political democracy, okay। next, they operate as a limitation on the tyranny of executive and arbitrary law of the legislature। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट जो मर्जी चाहे वो लॉ बना दे, उसको लिमिट करने के लिए फंडामेंटल राइट को लाया गया, ये बताने के लिए कि भाई साहब लोगों के पास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट है। दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द नॉलेज, दे हैव द राइट, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ऑल दिस थिंग, ओके। they have the right against the arbitrary action of the legislature, arbitrary action of the state, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर लें। अकॉर्डिंग टू द भीमराव अंबेडकर, भाई साहब इनका नाम कौन नहीं जानता है, मतलब इतने महान इंसान थे, इतनी इन्होंने डिग्री ले ली थी जितना आजकल तो मतलब इंसान पूरी ज़िंदगी में नहीं ले पाएगा, 3-4 जन्म लेना पड़ेगा ठीक है। द पॉलिसी नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट, अच्छा चौथे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम एक सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। द सीक टू द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ स्टेट, जहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट का स्टेबलाइजमेंट होता है। वेलफेयर स्टेट मीन्स विच गोइंग टू सपोर्ट द poor people, going to support the marginalized people, going to help in the upliftment of all the poor, all those who are incapable to uplift themselves। वेलफेयर सोसाइटी जहाँ पे सबका भला होगा। ओके, ऐसा करके अनलाइक अच्छा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है विच इज़ नॉन जस्टिसिएबल, वहीं पे फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है, जो मैं भूल चुका। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। मतलब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन DPSP अगर वायलेट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अभी तक बस इतना याद रखिए, ठीक है। हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट इन द सेंस हमारा कंट्री कैसा? एक सेकुलर स्टेट है, मतलब ना ही हम किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ना ही डिग्रेड करते हैं, मतलब ना ही उसको मतलब निंदा करते हैं, सिंपल समझिए। अच्छा, ये प्रीएम्बल में भी ऐड है, देखिए, सेकुलर स्टेट इन द सेंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन। मतलब हमारे देश का कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है भाई साहब। हमारा मतलब है कि हम हर रिलीजन को प्रमोट करते हैं। वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल ने रिवील किया है कि सेकुलर स्टेट का करेक्टर क्या है, कि सेकुलर स्टेट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल, देखिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में, जो मैंने बोला कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके थ्रू सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। एंड प्रीएम्बल सिक्योर ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया लिबर्टी ऑफ द बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर उस सिटीजन को प्रोवाइड करता है कि वो फ्रीली अपने बिलीफ को, फेथ को, वर्शिप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, किसी में भी, हिंदू में, मुस्लिम में, किसी में भी। स्टेट्स आर नॉट डिनाई टू द एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, स्टेट्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब फंडामेंटल राइट को ये बता रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ देते हैं। नो पर्सन शैल बी, अच्छा, आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है यार, और कुछ खास नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। मतलब भाई साहब, राइट टू वोट सबको दिया जाएगा जो 18 साल या 18 साल से ऊपर होगा, समझ गए। पहले था 21 साल तक का, जो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से चेंज कर दिया गया, 21 से कम करके 18 कर दिया गया कि भाई 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोगों को राइट टू वोट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कास्ट, रेस, राइस, लिबर्टी, वेल्थ, कुछ भी, लिटरेसी, वेल्थ, इन बिहाफ पे हमें बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए सबको राइट टू वोट होगा। ओके, सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि आप स्टेट में हो तो आपका अलग सिटीजनशिप है कि आप इस स्टेट के हो, नहीं, एक सिंगल सिटीजनशिप है, जो हो आप हो। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में सेंटर का भी होता है और स्टेट का भी होता है। ओके, इंडिपेंडेंट बॉडी, अरे यार, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, समझ में आ रहा है। इसमें कौन, लेजिस्लेटिव अलग इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव का अलग ही फंक्शन चलता है, जुडिशरी अपना अलग ही चलाती है, ठीक है, समझ गए। इसमें इमरजेंसी प्रोविज़न भी है कि मान लीजिए कुछ एक वॉर हो गया, कुछ और भी घटना होने लगी, तो उस समय कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लीड करेगा अपने सोसाइटी को, अपने कंट्री को, ये प्रोविज़न भी बनाए हुए हैं, ठीक है। 3 टियर गवर्नमेंट है, आपने देखा है 3 टियर गवर्नमेंट कैसे है, सेंटर पे, स्टेट पे और ग्राउंड लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट। ओके, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जिसके थ्रू पंचायत राज लाया गया, और 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जिसके थ्रू अर्बन लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपालिटी जो होता है ना, म्यूनसिपालिटीज, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पंचायत एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द म्यूनसिपालिटी। पार्ट 9A में ये इंक्लूडेड है, ठीक है, पार्ट 9A में इंक्लूडेड है। एक नया शेड्यूल बनाया गया 11 दैट इज़ मेड फॉर द पंचायत राज, 11 दैट इज़ मेड फॉर द पंचायत राज, शेड्यूल 11, एंड शेड्यूल 12 दैट इज़ मेड फॉर द म्यूनसिपालिटीज़। ओके, और लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारा कैसा है,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या बिल्ड करता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड करता है। एंड 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखिएगा कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड 2011 लागू हुआ था, वो क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो मुझे लगता है यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी आपको, और अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है वो आप एक बार और इसको रिपीट करके देख सकते हो। अभी मैं पूरी तरह क्या बोलूँ, ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, और मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, एंड रियली आई होप you all had enjoyed this video. And if you really love my content, so please go and hit the subscribe button and like and share, and after that whatever you want, go and hit the like button. Okay, thank you so much.